हेलो एवरीवन। आज के इस विशेष वीडियो में ब्लूप्रिंट के अनुसार 3 अंकों के प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में कम समय में पढ़कर अच्छे अंक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। सामने ब्लूप्रिंट है और आप देख सकते हैं इसमें आज हम लोग 3 नंबर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो 3 नंबर के टोटल 5 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न देखें तो ये जीवों के विकास से आने वाला है। दूसरा 1 नंबर का प्रश्न ये अम्ल, क्षार और लवण से आएगी। तीसरा 1 नंबर का प्रश्न है वो ऊष्मा एवं ताप से आएगा। उसी प्रकार चौथा 1 नंबर का प्रश्न है वो अधातुओं के रसायन से। और पांचवा 1 नंबर प्रश्न है वो प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन सतह से आएगी। तो इस प्रकार हम देखें तो 3 नंबर के 5 प्रश्न यानी कि 15 नंबर का प्रश्न आएगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से हमको हल करना है और इन प्रश्नों में एक भी प्रश्न हमसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर का जो पहला प्रश्न है, किसी जीव की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी के कारण उसके आवास अन्य बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु तेजी से जंगलों का विनाश हो रहा है। जंगल के विनाश के कारण बाघों एवं अन्य जीवों के आवास में कमी हो रही है, क्योंकि किसी भी जीव की जो आवास में उसकी बुनियादी जरूरत जैसे कि भोजन, पानी, सुरक्षा आदि की पूर्ति होती है, जिससे कि बाघों की संख्या बहुत कम हो रही है। अगला प्रश्न, कृत्रिम चयन और विविधता को उदाहरण सहित समझाइए। तो पहला कृत्रिम चयन, मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन कहते हैं। इसका उदाहरण है मनुष्य के द्वारा जो धान और गेहूं की जो उन्नत किस्में बनाई गई है वो इसके उदाहरण है। उसी प्रकार जीवों में आनुवंशिक स्तर, प्रजाति स्तर, पारिस्थितिक स्तर के स्थान या प्राकृतिक चयन और समय के साथ हुए बदलाव होना विविधता कहलाता है। उदाहरण के लिए आबादी के अलग अलग वातावरण में हो तो उनमें बदलाव हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रजातिकरण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर है एक ही प्रजाति के समूह आपस में लैंगिक प्रजनन कर जैविक प्रजाति बनाते हैं, लेकिन जब आवासीय विविधता के कारण जब वे आपस में लैंगिक प्रजनन करने में समर्थ नहीं रह पाते तब अलग अलग प्रजातियां बनने लगती है और इसी घटना को हम प्रजातिकरण कहते हैं। इसका उदाहरण है कुटुमसर गुफा में जो कानी मछली है उनकी जो प्रजाति है अपने वंश की मछलियों से अलग हो गई है। उसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है अलग अलग स्थानों में पाए जाने वाले जो फिंच जाति है उनमें विविधता उत्पन्न हुई, तब ये नई प्रजाति में परिवर्तित हो गए। अगला प्रश्न है समजात लक्षण और समृद्धि लक्षण को उदाहरण सहित बताइए। इसका उत्तर है समजात लक्षण जंतुओं तथा जीवों के वे अंग या रचनाएं जो रचना और उत्पत्ति में समानता रखते हैं लेकिन वे अलग अलग कार्य करते हैं, जिस कारण से उनके बाहरी रूप में विविधता या अलग दिखाई देते हैं। इसे हम लोग समजात अंग कहते हैं तथा अंगों की यह समानता समजातता कहलाती है। इसका उदाहरण है मेढक का जो अग्रपाद है, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद समजात अंगों के उदाहरण है, क्योंकि ये समान अस्थियां जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस और मेटाकार्पल्स के बने होते हैं। ठीक इसी प्रकार समृद्धि लक्षण जीवों के उन अंगों या रचनाओं को जो रचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं, समृद्धि अंग कहलाते हैं। इस प्रकार की समानता समृद्धता कहलाती है। जैसे कि उसका उदाहरण है तितली का पंख, पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख। ये तीनों में समृद्धता प्रदर्शित करते हैं और इनकी रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से इनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तितली के पंख काइटिन का, पक्षियों में पंख अग्रपाद पर लगने से और चमगादड़ के पंख उंगलियों के बीच में त्वचा के बनने से बनते हैं। अगला प्रश्न आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित कर उनके 2 उदाहरण दीजिए। तो आर्हेनियस ने आयनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन देता है और एक ऋणावेशित आयन वियोजित करता है। जैसे कि HCl में हाइड्रोजन धन आयन बनाता है और क्लोरीन ऋण आयन बनाता है। ठीक उसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल में ये 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं और सल्फेट ऋण आयन देते हैं। आर्हेनियस ने आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्षार एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में ऋणावेशित हाइड्रोक्सिल आयन देता है और एक धनावेशित आयन वियोजित करता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम आयन धनावेशित कण है और ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। उसी प्रकार
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये कैल्शियम धन आयन देता है और 2 हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, अगले 6वें प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित कर एक एक उदाहरण दीजिए। कौन कौन से हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। ठीक है, जैसे कि HCl और H2SO4 ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, इस कारण से प्रबल अम्ल है। उसी प्रकार प्रबल क्षार। प्रबल क्षार ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार हैं। दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है, इनका पूर्ण आयनन नहीं होता, जैसे कि एसिटिक अम्ल है और H2CO3, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, आंशिक आयनित होते हैं। उसी प्रकार दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। कौन कौन से दुर्बल क्षार है? जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और लवण। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में मिलकर जल के अणु बनाते हैं और साथ ही साथ लवण का निर्माण भी करते हैं। तो देखिए कौन कौन से लवण हैं? कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और KCl। तो इसमें देखते हैं कि कॉपर सल्फेट है वो अम्लीय लवण है, जबकि अमोनियम क्लोराइड है ये भी अम्लीय लवण है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का क्षारीय लवण है, जबकि KCl ये उदासीन लवण है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित को प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण में छांटिए। कौन कौन से हैं? जैसे HCl। HCl क्या है? ये प्रबल अम्ल है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम ये दुर्बल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार है। KCl ये उदासीन लवण है, जबकि अमोनियम क्लोराइड ये अम्लीय लवण है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 50 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो इसके लिए हम लोग थर्मामीटर फार्मूले का उपयोग करेंगे। F का मान 50 फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो C का मान या सेल्सियस का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए थर्मामीटर सूत्र है C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो आगे देखते हैं, C/5 को वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, F के जगह हम लोग फ़ारेनहाइट का मान 50 रखेंगे, तो 50 ऋण 32/9 बराबर 50 में से 32 कम करेंगे तो आ जाएगा 18 और 9 को बटे 9। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/2। ठीक है, तो C/5 बराबर 2 हो जाएगा और 5 को पक्षांतर करेंगे तो C बराबर 2 गुणित 5 बराबर 10। तो इसका वैल्यू आ जाएगा C सेंटीग्रेड में, इसका मान आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे C का मान 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और F का वैल्यू या फ़ारेनहाइट का वैल्यू हमको निकालना है। तो सेम वही फार्मूला यहाँ पे फिर से लगेगा। तो यहाँ पे C/5 बराबर F ऋण 32/9। तो यहाँ पे C का मान दिया हुआ है, तो हम लोग C का मान यहाँ पे रख देंगे। C का मान दिया हुआ है 60, तो 60/5 हो जाएगा बराबर F ऋण 32/9। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12। ठीक है, 12 को कैलकुलेट करेंगे, 12/F ऋण 32/9। अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 है वो किनारे इधर चला जाएगा इस ओर, तो 12 गुणित 9 बराबर F ऋण 32। ठीक है, 12 निया 108। ठीक है, F ऋण 32। अब इस ऋण 32 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा धन 32। तो 108 और 32 को जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 140 फ़ारेनहाइट इसका उत्तर आएगा। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। चालन, संवहन और विकिरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो चालन, संवहन और विकिरण में अंतर देख लेते हैं। चालन केवल ठोस में संपन्न होता है, जबकि संवहन है द्रव और गैस में संपन्न होती है। विकिरण है ये तीनों में, ठोस, द्रव और गैस तीनों में संपन्न होता है। चालन में अणुओं के कंपन के कारण इसमें ऊष्मा का संचरण होता है, जबकि संवहन में अणुओं की गति के कारण इसमें ऊष्मा का संचरण होता है। इसी प्रकार विकिरण में आवेशित कणों के त्वरित गति के कारण इसमें ऊष्मा का संचरण होता है। चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है,
संवहन में माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चालन में ऊष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है, जबकि संवहन में ऊष्मा का संचरण मध्यम गति से होता है, जबकि विकिरण में ऊष्मा का संचरण तीव्र गति से होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक लिखिए। तो सबसे पहला है विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है जूल किलोग्राम केल्विन, जबकि सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक हो जाता है कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। उसी प्रकार गलन की गुप्त ऊष्मा, जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को उसके गलनांक पर ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बच्चों, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है तथा सीजीएस पद्धति में इसका मान कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक इसी प्रकार वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा देने पर वह द्रव अवस्था से भाप अवस्था में परिवर्तित करने के लिए लगने वाले ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल किलोग्राम होता है और सीजीएस में इसका जो मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का केवल समीकरण लिखकर इसके 2 उपयोग लिखिए। या इसी के अंतर्गत और प्रश्न आता है, 3 अधातुओं का नाम, संकेत व उपयोग लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो 3 अधातु कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का संकेत है H2, नाइट्रोजन का संकेत है N2 और ऑक्सीजन का संकेत है O2। हाइड्रोजन बनाने की विधि है, ये 2 विधियों से बनाई जाती है। जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। उसी प्रकार दूसरा विधि है, जब जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। चलिए, हाइड्रोजन का उपयोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन अणुओं के विघटन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से ऊष्मा और ताप उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन इसकी अपेक्षा कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया बनाने में और HCl इत्यादि के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी का निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसमें वनस्पति तेलों में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध पाया जाता है, जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वनस्पति वसा या वनस्पति घी में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अब अगला नाइट्रोजन बनाने की विधि देखते हैं। इस नाइट्रोजन बनाने के लिए हम लोग अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। दोनों को मिलाने से, अभिक्रिया कराने से NaCl बनता है, जल मुक्त होती है और नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है। नाइट्रोजन गैस का बहुत सारा उपयोग है। इसका उपयोग अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ जैसे कि चिप्स के पैकेट में अक्रिय वातावरण बनाने में भी इसी का उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र में यूरिया, अमोनिया फॉस्फेट आदि उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला जो गैस है वो है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। इसे एक बीकर में लेकर गर्म करते हैं तो K2MnO बनता है और साथ ही MnO2 बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन का उपयोग यह श्वसन और दहन के लिए इसका उपयोग होता है, बहुत आवश्यक है। अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जैविक एवं दैनिक क्रियाओं में किया जाता है। इसी प्रकार द्रव ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के अवयव के रूप में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और O3 यानी कि ओजोन आदि के औद्योगिक निर्माण में भी ऑक्सीजन का बहुत प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मेज पर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण रखे हैं। उन्हें स्पर्श करके या बिना स्पर्श के हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इसकी 2 विधि है। स्पर्श विधि, स्पर्श विधि यानी कि छूकर, समतल दर्पण को छूने पर अगर हमको समतल महसूस होता है तो ये समतल दर्पण है। उसी प्रकार
अवतल दर्पण, इसको छूने पर दबा हुआ तल दिखता है, तो ये कौन सा तल दर्पण है? अवतल दर्पण है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण, जब छूने पर ये उभरा हुआ हमको महसूस होता है, तो ये उत्तल दर्पण है। ठीक इसी प्रकार प्रतिबिंब के आधार पर भी हम लोग इनकी पहचान कर सकते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है हमको सीधा, आभासी और बराबर मिलेगा, जबकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है बड़ा, वास्तविक और उल्टा मिलता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है सीधा, छोटा और आभासी मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम दोनों विधि से दर्पणों का पहचान कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न है जो इसी दर्पण से ही है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, इसकी स्थिति की गणना कीजिए। तो उस रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो एक यहाँ पे हम लोग चित्र इसी के अनुसार बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। एक यहाँ पे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, और उसमें उसका फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, और एक वस्तु 12 सेंटीमीटर, एक वस्तु जिसे हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये स्थापित है। अब उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है ना, एक इसका जो रेखा है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा और इसके फोकस से होते हुए वो परावर्तित हो जाएगा। ठीक, और जो दूसरा प्रतिबिंब है वो उसके सी से, यानी कि वक्रता केंद्र पर आपतित होगी और उसी दिशा में वो परावर्तित होगी। तो दोनों प्रक्रिया के द्वारा इसका जो प्रतिबिंब है एफ से पहले बनता है। ये देख सकते हैं, वी इसका प्रतिबिंब है। तो इसका हम लोग गणना करेंगे। इनके गणने में हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं, क्योंकि दर्पण का जो ध्रुव है उसके बाएं ओर हमेशा ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और दर्पण के ध्रुव के जो दायां ओर है उसे हम लोग धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चलो, तो एफ का मान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एफ का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। यू का मान, यानी कि वस्तु की स्थिति का मान दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ध्रुव के बाईं ओर स्थित है, इस कारण से इसको हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। और दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इस सूत्र में हम लोग इनके मान को रखेंगे। 1/f बराबर 1/f के जगह 1/15, 1/u के जगह 1/-12 और 1/v को वैसे ही रख देंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर इसको 1/-12 को पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण है वो उधर जाके धन में बदल जाएगा। तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/12। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लघुत्तम निकालेंगे तो इसका जो पूरा मान हो जाएगा 60 आ जाएगा, और 15 चौक 60 यानी कि 4 आएगा, और 12 पंचे 60। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 4 5। ठीक है, 1/v बराबर 4 धन 5। तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1/v बराबर 9/60 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम लोग 1/v का मान है, और अगर हम लोग इसको उल्टा कर देंगे तो v का मान निकल जाएगा। तो v के मान v बराबर हो जाएगा नीचे का भाग ऊपर, और ऊपर अंश है वो हर में आ जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 60/9। 9 से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 छक्का 54 बचा 6, फिर 9 छक्का 54। तो इस प्रकार से इसका जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाता है 6.6 सेंटीमीटर। तो ठीक 15 सेंटीमीटर के पहले इसका वैल्यू है लगभग यहाँ पे 6 आएगा, तो ये प्रतिबिंब हमको सीधा दिखेगा और वस्तु से हमको छोटा दिखाई देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। तो समतल दर्पण, समतल सतह पर पॉलिश और समतल सतह इसका चमकदार होता है, जबकि अवतल दर्पण में जो उभरा हुआ भाग है उस पर पॉलिश होता है और धंसा हुआ भाग है वो चमकदार होता है। जबकि उत्तल दर्पण में जो धंसा हुआ भाग है उस पर पॉलिश होता है, जबकि उभरे हुए भाग इसका चमकदार होता है। ठीक इसी प्रकार समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होगा, जबकि अवतल दर्पण में
प्रतिबिंब है आकार में छोटा, बराबर व बड़ा, तीनों हो सकता है। प्रतिबिंब है वो वास्तविक, आभासी भी हो सकता है। ठीक है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक। समतल दर्पण का उपयोग घरों में चेहरे देखने के लिए करते हैं, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में हेडलाइट के लिए करते हैं। जबकि वाहनों में जो साइड मिरर है ना, जो ड्राइवर है साइड में जो देखता है, पार्श्व दर्पण, तो वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो दोनों के बीच में अंतर है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इससे अपवर्तन के बाद किरणें सीधा एक फोकस पर अभिसारित हो जाता है। ठीक है। अवतल लेंस को अपसारित लेंस कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा अपवर्तन के बाद जो प्रकाश है फोकस से अपसारित या फैल जाती है। ठीक है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, बिल्कुल इस प्रकार से होता है। ठीक है, बीच में मोटा और किनारे पर पतला, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, बिल्कुल जैसे ये अवतल लेंस बना रहे हैं, इसमें बीच वाला भाग पतला है और किनारे किनारे मोटा है। तीसरा, इसमें जो उत्तल लेंस है उसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल लेंस है इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। चलिए, इस प्रकार से 3 नंबर के सभी प्रश्न संपूर्ण होते हैं और इस वीडियो में सीजी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार संभावित प्रश्नों को संकलित किया गया है। उम्मीद है इन प्रश्नों से आप लोग को जरूर ही लाभ होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, और ब्लूप्रिंट के अनुसार संभावित 3 अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।